हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास पीजी पार्ट 2 पोल साइंस ऑनर्स के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के जो कुछ अप्रोचेज हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण अप्रोच है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिकीय सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलन में आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के भारत सहित अनेक देश स्वतंत्र हुए हैं, उनको आज़ादी मिली है। उनके समक्ष जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की अनेक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। जहां पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि पश्चिमी संगठन के सिद्धांत इन तृतीय विश्व के समाजों में या विकासशील देश के समाजों में के वास्तविकता की व्याख्या करने में असफल थे। इसी अनुभव का परिणाम है कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण सहित कुछ नई धारणाओं तथा सिद्धांतों के उद्गम एवं विकास के रूप में परिलक्षित हुआ। हाल ही के कुछ वर्षों में आधुनिक सरकारों के कार्य और दायित्वों में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। इस परिवर्तित संदर्भ में सरकार के लक्ष्यों की प्राप्ति में लोक प्रशासन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पारिस्थितिकी सिद्धांत उपागम को संगठन के अध्ययन के तुलनात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लोक प्रशासन अपने परिवेश या वातावरण से अलग रहकर कार्य नहीं करता है, वरन यह परिवेश या वातावरण उसको प्रभावित करता है और वह स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। लोक प्रशासन को समझने के लिए दोनों के बीच की पारस्परिक क्रिया को जानना भी आवश्यक होता है। यानी हमें देखना होगा कि कैसे क्या लोक प्रशासन और उसके परिवेश के बीच में क्या संबंध है और कैसे वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन को समझने के लिए दोनों के बीच की पारस्परिक क्रिया जो है उसको जानना आवश्यक होता है। इसको अपनाने वाले सिद्धांत को ही पारिस्थितिकीय सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान से लिया गया शब्द है, जो कि प्राणियों और उनके भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत के अध्ययन से संबंधित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार कोई पौधा एक विशेष जलवायु में क्लाइमेट में उग सकता है, दूसरी जलवायु में नहीं पनप सकता, क्योंकि उसके अपने विकास के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु, मिट्टी, नमी, तापमान, वर्षा आदि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार प्रत्येक समाज का विकास उसके अपने अतीत, ऐतिहासिक मान्यताओं, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना एवं मूल्यों, सांस्कृतिक मानदंड आदि से जुड़ा होता है। अतः जिस प्रकार एक पौधा अपने से भिन्न वातावरण में नहीं उग सकता, ठीक उसी प्रकार एक समाज किसी भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में नहीं फल फूल सकता है। अतः लोक प्रशासन के वातावरण का उसके परिवेश के अंतर संबंध को समझे बिना प्रशासन को विकसित करना संभव नहीं हो सकता है। यानी कहने के तात्पर्य है कि जब तक हम लोक प्रशासन और वातावरण और वहाँ की क्या वातावरण है, क्या परिस्थिति है, क्या वहाँ का परिवेश है, इन दोनों के बीच के जो एक संबंध है, जो दोनों के बीच में क्या को रिलेशन है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम
ठीक ढंग से लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यही इस लोक प्रशासन के अध्ययन के इस पारिस्थितिकी अप्रोच के माध्यम से, इकोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से यही समझाने के जानने की कोशिश की गई है। पारिस्थितिकी सिद्धांत की शुरुआत करने वाले विचारकों में J.M. गॉस, रॉबर्ट ए डहल तथा रॉबर्ट ए मर्टन प्रमुख हैं, किंतु फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने इसे एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में विकसित करके तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया। फ्रेडरिक्स ने इसे एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया। इस पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का विकास इन अमेरिकी विद्वानों ने उसके थाईलैंड, फिलीपींस और भारत में किए गए अध्ययनों के आधार पर किया। यानी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है, जो एशिया के देश है, उनमें इन्होंने अध्ययन किया और इसके निष्कर्ष के आधार पर इसमें जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले उसी के बारे में इस अध्ययन प्रणाली में, इस अप्रोच में अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया गया है। फ्रेडरिक्स की मान्यता है कि पारिस्थितिकीय उपागम का संबंध एक देश की सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा स्थापत्य कला आदि संबंधी वातावरण प्रशासनिक व्यवहार को किस ढंग से प्रभावित करता है से है। पारिस्थितिकीय उपागम के अंतर्गत अनुभववादी और वातावरण से प्रभावित अध्ययन ही आते हैं। स्पष्टतः प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसका एक विशेष वातावरण होता है। यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि कभी भी जो लोक प्रशासन है कभी भी उसका अस्तित्व शून्य में नहीं हो सकता। उसका भी एक विशेष परिवेश होता है, उसका भी एक विशेष वातावरण होता है। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग थाईलैंड और फिलीपींस की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन में किया था। रिग्स ने व्याख्या की विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएं विकास प्रक्रिया की आरंभिक व्यवस्थाओं में बहुकार्यात्मक या फ्यूज्ड जिसे कहते हैं, अंग्रेजी वर्जन इसका फ्यूज्ड है, संक्रमणकालीन अवस्था में समपार्श्वीय तथा अंत में अल्प कार्यात्मक या डिफ्रेक्टेड होंगी। उन्होंने विकासशील समाज के प्रशासनिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ग्लोबल व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि एक आदर्श प्रारूप में 3 प्रकार के हो सकते हैं। जिस 3 जो प्रकार है उसमें पहला प्रकार है बहुकार्यात्मक समाज या फ्यूज्ड सोसाइटी, दूसरा है अल्प कार्यात्मक समाज या डिफ्रैक्टेड सोसाइटी और तीसरा है समपार्श्वीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी। रिग्स का मानना है कि कोई भी समाज पूर्ण रूप से बहुकार्यात्मक या फ्यूज्ड या अल्प कार्यात्मक या डिफ्रैक्टेड नहीं कहा जा सकता। सामान्यतः सभी समाज प्रकृति में संक्रमणकालीन होते हैं। रिग्स के ये 3 आदर्श रूप क्रमशः इतिहास पूर्व समाज, विकसित समाज और विकासशील समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। किंतु वास्तव में रिग्स की मुख्य रुचि समपार्श्वीय अथवा विकासमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने में रही है या विकासशील समाज के जो व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालने में रही है। सबसे पहले हम देखेंगे बहुकार्यात्मक समाज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 3 उन्होंने प्रतिमान दिया है, प्रारूप दिया है, उसमें पहला प्रतिमान है, प्रारूप है बहुकार्यात्मक समाज या फ्यूज सोसाइटी की। इन समाजों में कार्यों का कोई वर्गीकरण नहीं दिखाई देता है तथा एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती है। यहाँ की संरचना में पुरातन राजनीतिक ढांचे का प्रभाव होता है। ये समाज कृषि पर अधिक निर्भर होते हैं तथा उनका औद्योगिकरण या आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। उनकी आर्थिक व्यवस्था विनिमय के कानून, जिसे रिग्स ने पुनर्वितरण प्रारूप कहा है, पर आधारित होती है। देश के शासन में शाही परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके पास सभी प्रकार के प्रभाव, धन, सम्मान आदि होते हैं।
आर्थिक और प्रशासनिक कार्य करने की कोई अलग व्यवस्था, सचेत नीति निर्माण नहीं होती है। मुख्य कार्य विकासात्मक कार्यों का संपादन न होकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था न तो पूर्णतः लोकतांत्रिक होती है और न ही पूर्णतः तानाशाही। शासकों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता, यद्यपि जनता सरकार के आदेशों को मानने के लिए बाध्य होती हैं। लोक सेवकों की नियुक्ति ऐसे समाजों में योग्यता पर न होकर भाई भतीजावाद, धर्म, जाति या पहचान आदि पर होती है। फ्रेडरिक्स ने बहुकार्यात्मक या फ्यूज सोसाइटी की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए थाईलैंड तथा साम्यवादी चीन को सर्वोत्तम उदाहरण माना है। जो दूसरा जो प्रारूप है वह है अल्प कार्यात्मक समाज या डिफ्रेक्टेड सोसाइटी। इस समाज के औपचारिक रूप से ढांचे होते हैं तथा सिद्धांत और व्यवहार में भेद नहीं होता। बहुत अधिक विशेषीकरण होता है और प्रत्येक संरचना विशेष कार्य करती है। समाज के भीतर लिखित या निश्चित नियमों तथा रीति के अनुकूल नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक निर्णय करना राजनीतिज्ञों का तथा प्रशासनिक निर्णय करना प्रशासकों का कार्य होता है। चूंकि इसमें बड़ी उच्च मात्रा का राजनीतिकीकरण होता है, अतः निर्णय करने और उसके लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए जनसंख्या को संगठित किया जाता है। इन समाजों में खुली वर्ग संरचनाएं होती हैं जिनका प्रतिनिधित्व विभिन्न संघ करते हैं। ये समाज वैज्ञानिक तर्क पर आधारित समाज होते हैं तथा आर्थिक व्यवस्था बाजार व्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी पर आधारित होती है, जिसे रिक्स ने बाजारकृत मार्केटाइज्ड समाज कहा है या मार्केटाइज्ड सोसाइटी कहा है। सरकार लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होती है तथा मानव अधिकारों की रक्षा करती है। समाज रिक्स के अनुसार अत्यधिक रूप से गतिशील तथा अल्प कार्यात्मक या डिफ्रेक्टेड होता है। जो तीसरा प्रारूप है वह है समपार्श्विक समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। इस समाज की विशेषता यह है कि बहुकार्यात्मक समाज और अल्पकार्यात्मक समाज के साथ साथ कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जो न तो घुले मिले कार्य करते हैं और न ही विशिष्ट कार्यों का संपादन करते हैं, बल्कि यहाँ दोनों प्रकार के कार्य साथ साथ किए जाते हैं। अतः मिश्रित स्वरूप वाले समाज को रिक्स ने समपार्श्वीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी माना है। रिक्स के अनुसार समपार्श्वीय समाज वह है जिसने विशिष्टीकरण का स्तर आधुनिक प्रौद्योगिकी के लेन देन में आवश्यक भूमिकाओं का विशेषीकरण प्राप्त कर लिया हो, परंतु इन भूमिकाओं को जोड़ने में असफल रहा हो। रिक्स ने अपने अध्ययन में इसी समाज का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार समपार्श्वीय समाज की 3 चारित्रिक विशेषताएं होती है। एक प्रथम है विजातीयता, दूसरा है औपचारिकता और तीसरा है अति आच्छादन। यानी समपार्श्विक समाज की 3 विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं होती है, विजातीयता, औपचारिकता और अति आच्छादन। हम विजातीयता के बारे में देखेंगे। विजातीयता का तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्था, दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक कार्यपद्धति के साथ साथ अस्तित्व में होने से है। अर्थात एक ऐसा समाज जिसमें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं साथ साथ हो। यहाँ एक और जहाँ शहरी क्षेत्र के विशिष्ट वर्ग एवं अन्य वर्ग के लोग होते हैं तथा पश्चिमी ढंग के कार्यालय एवं कार्यपद्धति होती है, तो दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के समाज में निम्न आर्थिक स्थिति, अशिक्षिता, अविकसित, परंपरावादी एवं रूढ़िवादी मान्यताएं दिखाई देती है। इस नए पुराने पूर्वी पश्चिमी, ग्रामीण शहरी, पूंजीवादी समाजवादी जैसे विरोधी प्रवृत्तियों के मिश्रण का नाम ही विजातीयता है। हेटेरोजेनिटी विकास इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें विजातीयता अर्थात पूर्णतः विरोधी दृष्टिकोण के समानांतर सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस के कारण एक समपार्श्वीय समाज में होने वाला परिवर्तन असंगत, अपूर्ण और अनुक्रियाशील होता है। यह विजातीयता प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है।
जो दूसरा इसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो दूसरा पॉइंट है वह है औपचारिकता, जो उसकी विशेषता है। औपचारिकता का तात्पर्य उस विचार से है जिसमें कथनी और करनी में काफी सीमा तक अंतर पाया जाता है। ऐसे समाज में संविधान, कानून, नियम, सरकार और औपचारिक रूप से विद्यमान होते हैं, किंतु अधिकारी वर्ग का वास्तविक व्यवहार संविधान और कानून की भावना के अनुसार नहीं पाया जाता है। साला अधिकारी या इसे नौकरशाह भी कहा जाता है। नियमों का पालन, उपेक्षा, यहाँ की उल्लंघन भी कर सकते हैं। औपचारिक समाज में नौकरशाही का आचरण पक्षपातपूर्ण, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार से परिपूर्ण होता है। जो तीसरी विशेषता है अति आच्छादन है या ओवरलैपिंग की है। संपार्श्विक समाज में अति आच्छादन या अतिराव की समस्या दिखाई देती है। इन समाजों में नई आधुनिक संरचनाओं को खड़ा किया जाता है, फिर भी पुरानी संरचनाएं व्यवहार में सामाजिक व्यवस्था पर प्रभुत्व जमाए रखती है। संपार्श्विक समाज में विधायिका, सरकारी दफ्तर तथा अन्य संरचनाएं अनेक प्रकार के प्रशासकीय कार्य करते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों का संपादन भी किया जाता है, परंतु व्यवहार में उनके कार्य पारंपरिक व्यवस्था जैसे परिवार, धर्म, जाति आदि से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था में दोहराव होता है। फ्रेडरिक्स ने एक मॉडल भी दिया था, उसको कहते हैं साला प्रतिमान। संपार्श्विक समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था है। संपार्श्विक या प्रिज्मेटिक सोसाइटी संपार्श्विक समाज के निर्माण कई उपव्यवस्थाओं से मिलकर होता है। उनमें से एक प्रशासनिक उपव्यवस्था साला प्रतिमान या साला मॉडल भी है। इसे ही प्रिज्मेटिक साला मॉडल कहा जाता है। प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने साला प्रतिमान के समान ही सभी समाजों में प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। एक बहुकार्यात्मक समाज में इसे चेंबर कहा जाता है, जबकि एक अल्प कार्यात्मक समाज में उसे ब्यूरो या कार्यालय के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में साला एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, जैसे सरकारी कार्यालय, धार्मिक सम्मेलन, एक कमरा, एक सीढ़ी इत्यादि। इस शब्द का प्रयोग लैटिन अमेरिकी देशों में सरकारी कार्यालय के लिए किया जाता है। रिक्स के साला प्रतिमान में अल्प कार्यात्मक ब्यूरो तथा बहुकार्यात्मक चेंबर दोनों की ही कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। फ्रेडरिक्स ने संपार्श्विक समाज की नौकरशाही के लिए साला शब्द का प्रयोग किया है, या ब्यूरोक्रेसी जो होती है उनके लिए साला शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार संपार्श्विक समाज में साला पदाधिकारी व्यापक सामाजिक हित पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि संकीर्ण स्वार्थों जैसे भाई भतीजावाद, पक्षपात, जातिवाद, रिश्वत आदि के प्रभाव में अपने कार्यों को प्राथमिकता संपादित करते हैं। साला पदाधिकारी सामाजिक कल्याण की उपेक्षा अपनी निजी उन्नति अथवा धन प्राप्ति को प्राथमिकता देते हैं। यानी वे क्या करते हैं कि सामाजिक या सोशल वेलफेयर की उपेक्षा करते हैं और अपने निजी विकास तथा लोभ लाभ को प्राथमिकता देते हैं। इसका परिणाम होता है कि उसके आचरण एवं कार्यों में नियमों एवं उपनियमों का अभाव देखने को मिलता है। संपार्श्विक समाज के साला प्रतिमान में सभी समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाता है, परंतु आरक्षण का प्रतिफल सकारात्मक कम नकारात्मक अधिक होता है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के साला प्रतिमान का विकास समाज के साथ ही होता है। इस वर्तमान प्रतिमान में क्लैक्ट्स का विकास हो जाता है। क्लैक्ट साला मॉडल के अंतर्गत अधिकारियों के बीच का एक विशेष वर्ग या समुदाय होता है। कभी कभी एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर के साथ मिलकर एक विशेष कलेक्ट के रूप में कार्य करना कभी कभी एक कलेक्ट दूसरे कलेक्ट के साथ मिलकर एक विशेष कलेक्ट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। प्राय कलेक्टों में एक ही समुदाय के लोग होते हैं। संपार्श्विक समाज में साला मॉडल
पहले से ही विषमताओं से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब क्लैट का निर्माण हो जाता है तो ये विषमताएं और भी बढ़ जाती है। रिक्स ने समपार्श्वीय समाज को या प्रिज्मेटिक सोसाइटी को एक असंतुलित राज्य कहा है, जिसमें राजनीतिक नेताओं की संवैधानिक शक्तियों के होते हुए भी नौकरशाहों का प्रभुत्व होता है और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करने में असफल राजनीतिक व्यवस्था विधानमंडल, राजनीतिज्ञों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा जनमत को प्रभाव शून्य बना देगी। प्रोफेसर फेरल हैंडी के अनुसार साला मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रथम विशेषता है सेवाओं का असमान वितरण। दूसरी विशेषता है संस्थागत भ्रष्टाचार। तीसरी विशेषता है नियमों के क्रियान्वयन में अकुशलता। चौथी विशेषता है भर्ती की प्रक्रिया में भाई भतीजावाद तथा पांचवी विशेषता है आत्मरक्षात्मक प्रवृत्तियां। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकीय सिद्धांत की थोड़ी क्या एक समालोचना हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के पूर्ण अध्ययन में फ्रेडरिक्स ने के विचार विद्वतापूर्ण अवश्य हैं, किंतु ये नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। रिक्स के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है। सबसे पहली जो कठिनाई है वह है आलोचना है। आलोचना का जो कारण है वह है, प्रथम है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई। रिक्स ने अपनी धारणाओं का अर्थ स्पष्ट करने में नए शब्दों का निर्माण एवं प्रयोग किया है। दूसरी तरफ विचार को वैज्ञानिक रूप देने के लिए उन्होंने भौतिक विज्ञान से अधिकतर शब्दावली उधार ली है, परंतु नए शब्दों के स्वतंत्र प्रयोग और ऐसे शब्दों का जिनके पहले ही भिन्न भिन्न अर्थों के कारण सिद्धांत में सरलता एवं सहजता के स्थान पर जटिलता का समावेश हो गया है। रिक्स के कटु आलोचक सीसन ने ठीक ही कहा है कि फ्रेडरिक्स के दृष्टिकोण को सही ढंग से समझने के लिए उसका 3 बार अध्ययन करना होगा। प्रथम अध्ययन भाषा की जानकारी, द्वितीय अध्ययन अवधारणा की जानकारी और तृतीय अध्ययन इसके लिए कि क्या वास्तव में वहां कोई सीखी जाने वाली विषय वस्तु है। दूसरी जो आलोचना का कारण है वह बिंदु है परिवर्तनोन्मुखता का अभाव, यानी परिवर्तनशीलता का अभाव है। हान बिन ली विकास प्रशासन के सामाजिक परिवर्तन पर संकेंद्रण की दृष्टि से समपार्श्वीय तथा साला मॉडल की उपयुक्तता को संदेह के दृष्टि से देखते हैं। हान बिन ली का मानना है कि रिक्स सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण के सहायक नहीं है। उसने रिक्स के प्रारूपों को संतुलन प्रारूपों के रूप में माना है। ली ने निष्कर्षतः कहा है कि रिक्स के प्रारूप उस समय उपयोगी नहीं है जब प्रशासन का लक्ष्य व्यवस्था को बनाए रखने की अपेक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करना हो। तीसरी जो बिंदु है आलोचना के बिंदु है वो है अवधारणाओं की नकारात्मक प्रवृत्ति। रिक्स ने एक समपार्श्वीय समाज के सकारात्मक चरित्र को इतना महत्व नहीं दिया है जितना इसके नकारात्मक चरित्र को। उसने नियमबद्धता या नियमनिष्ठता को एक नकारात्मक पहलू माना है तथा उसके सभी बुरे प्रभावों को उभारा है। परंतु यह भी सत्य है कि कई बार नियमों तथा विनियमों का सख्ती से पालन न करने से लोगों को लाभ हो सकता है। रिक्स की नकारात्मक औपचारिकता की अवधारणा को प्रतिसंतुलित करने के लिए वाल्सन ने सकारात्मक औपचारिकता की नई अवधारणा प्रस्तुत की है। चौथा आलोचना का जो पॉइंट है, बिंदु है, वह है जातिवाद या वंशवाद पर अधिक बल। समाजों के बहुकार्यात्मक समपार्श्वीय या अल्प कार्यात्मक समाजों के रूप में रिक्स का जो वर्गीकरण है पूंजीवादी व्यवस्था के निहित मूल्य पर आधारित है। वास्तव में अल्प कार्यात्मक प्रारूप की विशेषताएं पूर्णतः एक पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं ही हैं। रिक्स का विश्लेषण स्पष्ट रूप से अन्य मॉडलों के ऊपर अल्प कार्यात्मक मॉडल की श्रेष्ठता स्थापित करता है। अतः एक सीमा तक यह दृष्टिकोण जातिवाद या वंशवाद को अधिक महत्व देता प्रतीत होता है। पांचवा जो बिंदु है आलोचना के बिंदु है वह है पाश्चात्य मूल्यों की ओर झुकाव। रिक्स के समपार्श्वीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी का झुकाव जो पाश्चात्य मूल्यों की ओर है। माइकल मुनरो ने अपने लेख प्रिज्मेटिक बिहेवियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स
प्रिज्मेटिक बिहेवियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखा है कि फ्रेडरिक्स के सिद्धांत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समान विकसित राज्यों को समपार्श्विक समाज के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड माना है। दूसरी तरफ उन्होंने समपार्श्विक समाज के उन्हीं कार्यों का अध्ययन का विषय बनाया है जो पश्चिमी मापदंडों जैसे मितव्ययिता, कार्यकुशलता और नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। पुरातन सिद्धांत में जहां मुख्यतः संगठन की संरचनाओं एवं सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, वहां व्यवहारवादी सिद्धांत संगठन में मानव व्यवहार पर केंद्रित है, परंतु पारिस्थितिकी सिद्धांत प्रशासन और उनके परिवेश के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। धन्यवाद।